लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था इंटरफेरेंस के बारे में। तो बताया था इंटरफेरेंस में क्या करते हैं कि हम लोग पहले पाथ डिफरेंस निकालते हैं और फिर उससे उसको फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एक उसका टेक्निक होता है, इसको समझना, इस डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। डायग्राम ये है, यहां दो पॉइंट्स हैं, यहां दो पॉइंट्स हैं। कौन से पॉइंट है? एक का नाम मान लो S1 है, एक का मान लो S2 है। ये S1 है और ये मान लो S2 है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है समथिंग d और ये इसका मिड पॉइंट है। और यहां से ऐसे करके हम कोई पॉइंट ले रहे हैं और ये एक पॉइंट है जहां पे यहां से एक रे चल के पहुंचता है, यहां से एक लाइन खींच रहे हैं इस तरह से और यहां से एक लाइन खींच रहे हैं इस तरह से। ठीक है, ये S1 है, ये S2 है, यहां एक पॉइंट है P, S1 से P और S2 से P। अब ये जो डिस्टेंस है S1 S2, ये डिस्टेंस है D, S1 से S2 तक की डिस्टेंस है D और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है R। क्या है? इस मिड पॉइंट से S1 S2 के मिड पॉइंट से लेकर के और P तक की डिस्टेंस है R। एग्रीड? तो अब हमारा ये कहना है, हमको निकालना है S2P माइनस S1P। हमको निकालना है S2P माइनस S1P। ठीक है, क्या निकालना है? S2 से P माइनस S1 से P। तो इसको निकालने के लिए मेथड क्या हमारे पास है? हमारे पास और भी मेथड्स हो सकते हैं कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, कुछ और लगाएं, और यहां एक स्पेशल टेक्निक होता है। टेक्निक क्या होता है? इफ दिस R is very very greater than small d, अगर ये R जो इसके मिड पॉइंट से लेकर के पॉइंट P तक का डिस्टेंस है, पॉइंट P का डिस्टेंस जो S1 S2 से, वो अगर बहुत बड़ा हो कंपेयर टू S1 S2 के, समझ रहे हो ना? तो उस केस में हम कह सकते हैं S1P एंड S2P आर नियरली पैरेलल। क्या हो गया? नियरली पैरेलल। दोनों ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे? बोथ आर गोइंग टू बी ऑलमोस्ट पैरेलल। S1P एंड S2P आर नियरली पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ? तुमको यहां पैरेलल दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये डायग्राम जो है टू द स्केल नहीं है। ये डायग्राम जो है टू द स्केल नहीं है। एक्चुअली में तुमको दिखेगा इस तरह से, तुमको दिखेगा इस तरह से, S1 S2 इस तरह से दिखेगा। तुमको लगेगा दोनों पैरेलल ही है। तुमको ये दोनों लाइन जो है ना पैरेलल दिखेंगे एंड दे मीट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। वी कैन कॉल इट टेंडिंग टू इंफिनिटी, दैट इज P। दे मीट एट P, दे वुड मीट एट P, लेकिन तुमको यहां पर ये पैरेलल दिखेंगे। इस केस में अगर तुम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, अगर तुम S1 से एक ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, तो जो S2 से लेकर P तक का डिस्टेंस होगा और जो S1 से लेकर P तक का डिस्टेंस होगा, इसमें S1 से लेकर P तक का डिस्टेंस और इस Q से लेकर P तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। क्योंकि पैरेलल लाइन है तो यहां से इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। Q से लेकर P तक और S1 से लेकर P तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। इसीलिए जो S2P माइनस S1P बचेगा वो क्या बच जाएगा? बताओ। S2 से Q और Q से P माइनस S1 से P। तो S1 से P और Q से P तो बराबर है, ये दोनों तो कट गया, तो बचेगा क्या? सिर्फ S2Q। अगर आप यहां पे अगर ये एंगल थीटा है, हम कह सकते हैं ये भी थीटा होगा, ऑलमोस्ट ये भी थीटा होगा। और अगर हम यहां से ड्रॉप कर दें परपेंडिकुलर, तो बिकॉज ये डिस्टेंस d है और ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा? d cos थीटा। ये बच जाएगा d cos थीटा। कोई डाउट?
कोई डाउट? दिस वुड बी डी कॉस थीटा। ये डिस्टेंस डी है, जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम S1 एंड डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम S2, उसके बीच का अंतर होगा डी कॉस थीटा। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है बताओ? किसी को कोई डाउट है? हेलो हेलो। हाँ, नहीं सर। इस ज्योमेट्री को याद रखोगे, आधे क्वेश्चन में ये लगेंगे। मैं बता रहा हूं सबसे बड़ा इस चैप्टर का कंटेंट यही है, डी कॉस थीटा। अब समझो इस बात को, अगर मैं ये एंगल S1 S2 के साथ ना देके S1 S2 के साथ नॉर्मल के साथ देता, अगर मैं ये जो है एंगल S1 S2 लाइन के साथ ना देके S1 S2 के नॉर्मल ड्रॉप करके मिड पॉइंट पे उसके साथ देता, एंगल अल्फा देता, S1 S2 के साथ ना देके S1 S2 के नॉर्मल के साथ देता, तो यही चीज क्या हो जाता? डी साइन अल्फा हो जाता ना। एग्रीड? सही है जी। और ये कब वैलिड होगा याद रखना, अगर ये डिस्टेंस आर बहुत बड़ा हो कंपेयर टू डिस्टेंस डी के। जैसे ये हो सकता है 1 मिलीमीटर हो, और ये हो सकता है 1 मीटर हो, या हो सकता है ये 1 माइक्रोमीटर हो और ये 1 मीटर हो, या ये हो सकता है 1 मिलीमीटर हो, ये 100 मीटर हो, तो ये चीज वैलिड है ना? ठीक है? अब समझे इस बात को। मान लो मैं इसका एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूं, मैं इसका एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूं, कैसे ले रहा हूं देखो, मैं इसका अब एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूं तुमको समझाने के लिए, तुमको उसका जवाब देना है। मान लेते हैं मेरे पास S2 S1 यहां पर है, S2 यहां पर है, और ये डिस्टेंस हम यहां पर है, ये दोनों वेव यहां पहुंच रहे हैं। और मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, ये डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर। सर बोर्ड कट रहा है, दिख नहीं रहा। एक मिनट। ठीक है, ये है 1 मिलीमीटर, S1 S2 के बीच का डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर, ये डिस्टेंस मान लेते हैं 1 मीटर, यहां से यहां का डिस्टेंस है 1 मीटर। दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। या दिस एंगल इज सपोज थीटा, ठीक है, दिस इज थीटा। यहां पार्ट डिफरेंस कितना होगा? व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस हियर? जब मान लो ये एंगल है 30 डिग्री, व्हाट इज पार्ट डिफरेंस हियर? तो यहां पार्ट डिफरेंस कितना आएगा देखो, S2 से P, S2P माइनस S1P, व्हाट इज दैट इक्वल टू? D साइन थीटा, ये D साइन थीटा, D साइन 30 डिग्री, ये करेक्ट? इज इट करेक्ट? सही है कि नहीं?
कुछ बोल क्यों नहीं रहा है भाई? Is it because this small 1 millimeter is very less as compared to 1 meter, so these lines are almost parallel. If you drop a perpendicular here, this angle is 30, this is 60, this is 30, so this difference would be this plus this 9 this 60, this is 30. So what is this angle going to be equal to? This angle is going to be equal to D sin 30 degree. सही है? सर कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी तो स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया। कौन बोल रहा है? आंसर एक और बार रिपीट करना। कहां से रिपीट करें? यहां से कि यहां से कि यहां से? सर वो शुरू से। ठीक है भाई, कर देते हैं। ये S1 है पॉइंट और ये S2 है, 2 पॉइंट है। ये S1 S2 2 पॉइंट है। ये पॉइंट है O, इसका मिड पॉइंट है। इसके साथ S1 S2 के साथ एंगल थीटा पे एक पॉइंट है। S1 S2 पे एंगल थीटा पे एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस है O से R। ये पॉइंट है जो डिस्टेंस R पे है। दिया हुआ R इज वेरी ग्रेटर देन D। R जो है इस डिस्टेंस D के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। ये जो डिस्टेंस S1 और S2 के बीच का है D, इसके कंपैरिजन में ये R बहुत बड़ा है। एग्रीड? आपसे पूछा गया है कि S1 से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस है, S1 से लेकर के P तक का जो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है और S2 से लेकर के P तक का जो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है, तो आपको S1P माइनस S2P निकालना है। S1P माइनस S2P इज व्हाट? आपको S1 से P तक का डिस्टेंस और S2 से P तक का डिस्टेंस का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, दिया हुआ है R इज वेरी ग्रेटर देन D। कैसे निकालोगे? कोई टेक्निक है तुम्हारे पास? हमको पाथ का डिफरेंस निकालना है। ये मैथ का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। S1 से P तक की दूरी और S2 से P तक की दूरी का डिफरेंस निकालना है। तुम इसको निकाल सकता है? हाँ सर, R माइनस क्या होगा? तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। लगा दो, लगाओ। पहले परपेंडिकुलर लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, यहां पे ड्रॉप करें इस तरह से। यस सर। चलिए कर दिए। अब क्या करें? अब क्या करें? एक बार थीटा, एक बार S2 से निकाल लेंगे डिस्टेंस और एक बार S1 से निकाल लेंगे। तो S2 से क्या लिखेंगे? S2P को लिखेंगे अंडर रूट ऑफ, मान लीजिए डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना? वेरिएबल ज्यादा होगा। देखो ऐसा है, अगर आपको ये ज्योमेट्री नहीं आता है, आपसे वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नहीं बनने की गारंटी है। ऐसा कोई क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स में नहीं आ सकता है किसी भी पेपर में जो इसके बिना बन जाए। पहली बात बता देता हूं, ये इस चैप्टर का हार्ट एंड सोल है। इस चैप्टर के हर क्वेश्चन का यही और सिंगल यही इंपॉर्टेंट थिंग है और कुछ नहीं। तुमको इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। डायग्राम देखते ही आंसर निकलता है। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने के 1,00,000 तरीके हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके 10-15 लाख तरीके हैं। बट बनेगा इसका एक ही तरीका है, वो ये है कि जो चीज चाहिए वो चाहिए। जिस कंसेप्ट से क्वेश्चन बनेगा उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको समझना ही पड़ेगा। और चूंकि ऑनलाइन मेरे लिए समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी समझो इस बात को। ये डायग्राम टू द स्केल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ये डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है तो ये डिस्टेंस 1 मीटर है, यानी जो डिस्टेंस ये है ना उसका 1000 गुना ये है। जो डिस्टेंस ये है उसका 1000 गुना 1000 टाइम्स है। यहां तो तुमको क्या दिख रहा है कि इसका 3 टाइम्स या 4 टाइम्स है, इस डिस्टेंस का 4 टाइम्स या 3 टाइम्स है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये डिस्टेंस इतना छोटा है कंपेयर टू इसके कि अगर मैं इसको टू द स्केल बनाऊंगा तो क्या होगा। अगर मैं इसको टू द स्केल बनाऊंगा, अगर मैं इसको दिखा रहा हूं बोर्ड पे, इस डिस्टेंस आर को, तो ये डिस्टेंस माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा, तुमको दिखेगा ही नहीं। और अगर मैं इसको दिखा दूं, इतना बड़ा बना दूं कि तुमको दिख जाए, तो ये डिस्टेंस पॉइंट पी बोर्ड के बाहर चला जाएगा। समझ रहे हो? सर अगर S1 P से ऐसा परपेंडिकुलर खींचे जो D से जाए, क्या चीज? S1 P पे ऐसा परपेंडिकुलर बनना है जो D पे से जाए। हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हैं। देखो, ये और ये लाइन पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन जो है, पहले बता चुका हूं, दीज टू लाइंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल। अगर आप यहां से ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर, यहां से ऐसे करके, ठीक है ना? एग्रीड? तो ये डिस्टेंस क्या हो जाए बताओ? ये डिस्टेंस हो जाएगा d/2 cos थीटा, होगा ना? यस सर। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? d/2 cos थीटा। एग्रीड? यस सर। और चूंकि तीनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये जो डिस्टेंस r है यहां से, ये डिस्टेंस जो दिख रहा है S1Q, S1P किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? S1P किसके इक्वल हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो गया r, ये हो गया r, ये हो गया r, क्योंकि तीनों लाइन पैरेलल है। बिकॉज तीनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब है कि Q से और S से, Q to P, O to P, Q to P, O to P and S to P are equal. समझ रहे हो? QP is equal to OP is equal to SP. Q से P, O से P और S से P डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब है जो S1P है वो कितना हो जाएगा बताओ? वो कितना हो जाएगा? ये चारों R है, ये कितना हो जाएगा बताओ? यहां से यहां तक हो गया R और यहां से हो गया D cos थीटा, R प्लस d/2 cos थीटा। S से लेकर P तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सॉरी, S2 से P, S2 से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? S से लेकर P तक कितना है? R, R में से घटा दो, R माइनस d/2 cos थीटा। एग्रीड? थीटा थोड़ा छोटा, मतलब स्मॉल है ना? हाँ, बहुत बहुत स्मॉल है। यहां लिख नहीं, थीटा थीटा स्मॉल नहीं है, थीटा स्मॉल नहीं है, सिर्फ ये है, सिर्फ ये है। ओके सर। थीटा स्मॉल बाद में होगा, वो तो अगला अप्रोक्सीमेशन है। अभी तक तो सिर्फ ये है। अगर ये सिर्फ बड़ा है तो ये वैल्यू होगा। अगर हम दोनों को माइनस कर दें, S1P
माइनस S2P। तो एक जो है R से D/2 cos थीटा ज्यादा था, एक D/2 cos थीटा कम था, तो कितना बच जाएगा? D cos थीटा बचेगा ना, बचेगा ना। सही है। सर अगर S1P पे ऐसा परपेंडिकुलर बनाए जो S2 से निकले तो भी तो हो जाएगा। भाई ऐसा है, तुम चाहते हो आज की सारी क्लास में इसी के रिसर्च पे लगा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछा? अगर S1P पे ऐसा परपेंडिकुलर बनाए कि वो S2 से पास। हाँ यहां तक आ जाए, ऐसे कर, यही ना, यही ना। ऊपर ऊपर कहीं पे बना S1 से ड्रॉप करना है परपेंडिकुलर। नहीं, S1P पे कहीं पे ऐसा पॉइंट, S1P पर ऐसा पॉइंट जहां से परपेंडिकुलर S2 एकदम S2 जो है ना पॉइंट उससे पास। ये हुआ ना। हाँ ये, हाँ ठीक है, तो क्या देखिए यही तो किए थे पहले। हाँ हाँ तो सर इससे भी तो हो जाएगा वो, ये तो तो यहाँ के बाद ये तीनों इक्वल कट गया, ये और ये -4 कट जाएगा ना, हाँ तो वो सीधा ही आ जाएगा। और ये डिस्टेंस हो जाएगा D/2 D cos थीटा। कहीं से भी लोगे वही आएगा। एग्रीड? सही है। बराबर ही आएगा सर, हैं? सेम आएगा। सीधा आएगा ये। सेम तो आएगी। कोई डाउट है यहाँ किसी को? कोई डाउट है किसी को? जितने लोग ये समझ रहे हैं ना कि जो लोग क्लास में नहीं है उनका वेव ऑप्टिक्स आज खत्म, अगली क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा। ये D/2 cos थीटा है, चेक करते हैं। अगर इस पॉइंट की बात करें, अगर इस पॉइंट की बात करें ए की, इस पॉइंट पर S1 से वेव जाएगा, इस तरह से जाएगा ना, और S2 से इस तरह से जाएगा। इस पॉइंट की बात करें तो S1 से सीधा जाएगा, S2 से इस तरह जाएगा। दोनों में डिफरेंस कितना दिख रहा है? S1 से A और S2 से डिस्टेंस कितना है? D ना। यहां थीटा को डालो 0, जब थीटा को 0 करोगे तो पॉइंट बन जाएगा A। जब थीटा को डालोगे 0 तो क्या D आ रहा है? यस सर। अब एक काम करो, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाते जाते इंफिनिटी पे चले जाओ, एकदम इनफाइनाइट पे चले जाओ, तो क्या होगा? ये जो दो वेव हैं ये घूमते जाएंगे, इस तरह से घूमते जाएंगे ना। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये दोनों वेव का डायरेक्शन घूमता जाएगा ना। यस सर। अल्टीमेटली जब इंफिनिटी में जाओगे तो ये दोनों हो जाएंगे इस तरह से, तो दोनों पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? 0। When theta tends to 90 degree, part difference tends to 0। सही है ना? यहां पार्ट डिफरेंस आएगा D, और जब इंफिनिटी में चले जाओगे ऊपर तो पार्ट डिफरेंस आएगा 0। सही है? सही है। सर हाँ, सर ये पैरेलल हर पॉइंट के लिए होगी, हर एंगल के लिए? हर एंगल के लिए होगी, जब तक ये सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। जब तक ये सेटिस्फाई कर रहा है हर एंगल के लिए पैरेलल होगा। किसी कोई डाउट? नो सर। अब अगर मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं अगर एंगल इसके साथ ना दूं, S1 S2 के साथ इसका एंगल ना दूं, मैं क्या करूं? S1 S2 पे ड्रॉप कर दूं परपेंडिकुलर, और उसके साथ अगर एंगल दे दूं, समझो, अगर मैं S1 S2 के साथ एंगल लिया हूं तो D cos थीटा आ रहा है। अगर मैं S1 S2 की जगह S1 S2 के ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसके साथ में ले लूं एंगल, तो क्या देगा? cos थीटा क्या बन जाएगा?
साइन अल्फा बन जाएगा, क्योंकि दिस प्लस दिस 90 है जी, यस सर। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा ना। अब इस ज्योमेट्री को मन में बिठा लो एकदम इस तरह से दिमाग के अंदर, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और समझ गए तो सारा क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव की तरह बनता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तुम बिना पेन उठाए सॉल्व कर दोगे, अगर ये समझ गए हो तो। ये नहीं समझे हो तो चैप्टर का कोई मतलब नहीं है, रटते रहोगे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ी, नहीं तो छोड़ दिए पढ़ाई, घर में जाकर बोल दिए मुझे पढ़ाई पसंद नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपसे क्वेश्चन बने, न्यूमेरिकल बने, तो आपको ये समझना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं इसको साबित करूंगा कमिंग क्लासेस में। मैं एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूं इसका, समझना है इसका। एंड डायग्राम इज नॉट टू द स्केल, फिर से बता रहा हूं, डायग्राम इज नॉट टू द स्केल। दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। तो आपको ये है, क्वेश्चन ये है, यहां पर एक सोर्स है S1, यहां एक सोर्स है S2, यहां पर एक सोर्स है S1, यहां एक सोर्स है S2। ये इसका मिड पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एंगल है थीटा, एक पॉइंट, ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है D। तो सिंपल सी बात है भाई, यहां से एक वेव जाएगा, यहां से एक वेव इस तरह से जाएगा, और यहां से एक वेव इस तरह से जाएगा, यहां से एक वेव चलेगा, इस तरह से पहुंचेगा, कौन ज्यादा चल रहा है, S1P या S2P? किसका डिस्टेंस ज्यादा है, S1P या S2P? बताओ। S2P। हमको फाइंड करना है, दिया हुआ है R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D। R बहुत बड़ा है D से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब S1P एंड S2P आर ऑलमोस्ट पैरेलल, दे आर पैरेलल लाइंस। तो बताओ डेल्टा एक्स, जिसकी वैल्यू हम कहते हैं S2P माइनस S1P, कितनी आएगी बताओ? D साइन थीटा। एग्रीड? इसका मतलब है कि आपका पार्ट डिफरेंस निकल गया, आपका पार्ट डिफरेंस निकल गया। एग्रीड? यस। अगर D की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, अगर D की वैल्यू 1 मिलीमीटर क्वेश्चन में दी हुई है, और कैपिटल D की वैल्यू मतलब इस R की वैल्यू दी हुई 2 मीटर, सो व्हाट इज D साइन थीटा एंड थीटा, चलो हाँ व्हाट इज, एंड थीटा दी हुई है 30 डिग्री या 60 डिग्री या 80 डिग्री। थीटा पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी हम सिर्फ एक एजम्पशन ले रहे हैं, कौन सा? दिस। थीटा पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डी साइन थीटा, तो इस डी साइन थीटा को क्या लिख दें? डी कितना? 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। या एक काम करते हैं, डी को ले लेते हैं 1 माइक्रोमीटर। कितना लेते हैं? 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो यहां पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोमीटर इंटू साइन 30 डिग्री, कितना हो गया बताओ? 0.5 माइक्रोमीटर। अब अगर मैं तुमसे ये कहूं कि लैम्डा की वैल्यू इस क्वेश्चन में, ये जो वेव्स हैं इनके लैम्डा की वैल्यू मान लेते हैं, इनके लैम्डा की वैल्यू मान लेते हैं दी हुई है 500 नैनोमीटर। व्हाट इज द फेज डिफरेंस? व्हाट इज द फेज डिफरेंस? तो फेज डिफरेंस क्या लिखोगे बताओ? व्हाट इज द फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, यही ना? यस सर। 2 पाई बाय लैम्डा कितना है? 500 नैनोमीटर।
व्हाट इज डेल्टा एक्स? 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा? सर फेज डिफरेंस तो 0 ही आया। 0 आ गया। हाँ मतलब यहाँ क्या आ रहा है? 0 तो क्या इफेक्टिवली हो जाएगा। यहाँ कितना आ गया? 2 पाई। 2 पाई। हाँ सर 2 पाई। इसका मतलब यहाँ मैक्सिमा बनेगा। हाँ यहां ब्राइट फ्रिंज होगा, यहां एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। एग्रीड? यस सर। अच्छा मान लो मैं कहता कि लैम्डा की वैल्यू इतनी नहीं है, लैम्डा की वैल्यू इतनी नहीं है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा की वैल्यू मैं मान लो तुमसे देता कि दिस इज सपोज 200 नैनोमीटर। अगर लैम्डा की वैल्यू 200 नैनोमीटर होती, लैम्डा की वैल्यू मैं चेंज कर दूं, कितनी कर दूं? 200 नैनोमीटर, तो क्या होता बताओ? इफ अगर लैम्डा की वैल्यू होती 200 नैनोमीटर, तो उस केस में फेज डिफरेंस कितना आता? 2 पाई बाय लैम्डा 200 नैनोमीटर इंटू डेल्टा एक्स। क्या आया था ज्योमेट्रिकली जो तुमने निकाला था? डी साइन थीटा कितना आया था? 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶। तो कितना आया बताओ? पाई बाय 100 इंटू 500। यही ना? सही है? यस सर। यस सर। अब क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव होगा ना? डिस्ट्रक्टिव। होगा ना? यस सर। तुमसे YDSE शायद ही पूछेगा। तुमसे YDSE का क्वेश्चन रेयर, मैं वो कह रहा हूं रेयरली पूछेगा, क्योंकि YDSE सब रट के जाते हैं। तुमसे ये पूछेगा, तुमसे ये पूछेगा। अब समझना इस बात को, जब ये अप्रोक्सीमेशन है, क्या R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है कंपेयर टू इस डिस्टेंस के गैप के, उस केस में S1P और S2P ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो तुम्हारा आएगा D साइन थीटा। अगर एडिशनली एक और चीज हो जाए, अगर एडिशनली एक और चीज हो जाए, क्या? थीटा भी छोटी हो जाए। ये किसी भी थीटा के लिए वैलिड है, याद रखना, ये किसी भी थीटा के लिए वैलिड है जब तक ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड है। अगर R बहुत बड़ा है D से, तो ये D साइन थीटा आएगा। अगर थीटा भी छोटा है तो तुम साइन थीटा को tan थीटा लिख सकते हो। समझ रहे हो? यस सर। ये तो हर थीटा के लिए है, लेकिन अगर थीटा बहुत छोटा होगा, 10 डिग्री से कम होगा, तो तुम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो। समझ रहे हो? या tan थीटा लिख सकते हो। समझ रहे हो ना? यस अगर सिर्फ ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड है तो यहां आएगा D साइन थीटा। और ये भी वैलिड नहीं है, दोनों कंपेरेबल है, और ये भी वैलिड नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। ये वैलिड है तो ये, इसके अलावा थीटा भी छोटा है तो इसको D tan थीटा भी लिख सकते हो। समझ रहे हो ना? ये तो बाद की बात है। इस ज्योमेट्री को अपने मन में बिठा लो। हर साल एडवांस का पेपर इसी ज्योमेट्री पे आता है, मेंस का क्वेश्चन इसी ज्योमेट्री पे आता है। लिखिए इसको, लिखो इसको। फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं YDSE, इसको लिखिए। उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि लाइट को वेव नेचर होता है।
इसने इंटरफेरेंस का पहला एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन था। तो इसने जो है कंक्लूसिवली प्रूव कर दिया एक्सपेरिमेंटली कि लाइट इज ए वेव। कैसे? इसमें इसने क्या किया था, यंग ने क्या किया था, यंग ने एक कार्डबोर्ड लिया था इस तरह से, देखो यंग ने एक कार्डबोर्ड लिया था इस तरह से, दिख रहा है? इस कार्डबोर्ड में उसने क्या किया था, दो विंडो बनाए थे, दो खिड़की बनाई थी, लीनियर विंडो, दो लीनियर विंडो बनाए थे, उसको बोलते हैं स्लिट। देख रहे हो, एक लीनियर विंडो यहां, एक यहां। स्लिट की चौड़ाई है W, स्लिट की चौड़ाई बहुत कम होती है, W बहुत ही पतली होती है, और उनके बीच का गैप कितना है, D, उनके बीच का गैप कितना है, D, स्मॉल d। हम इसको इस साइड से दिखा रहे हैं, इस साइड से, इसलिए तुमको ये जो दिखेगा ये सिर्फ इस तरह से दिखेगा। ये कार्डबोर्ड है, यहां एक स्लिट है, तो यहां एक दूसरा स्लिट है, मतलब इसकी गहराई अंदर की तरफ है। तुमको इस तरह से मैं दिखा रहा हूं कार्डबोर्ड, मैं तो इस तरह से नहीं दिखा रहा हूं, साइड व्यू दिखा रहा हूं। तो ये कार्डबोर्ड है जिसमें दो स्लिट्स हैं, ये है S1, ये है S2, ये इसका सेंट्रल लाइन है, ये इसका मिड पॉइंट से पास होता हुआ लाइन है, ठीक है। और यहां एक स्क्रीन है, यहां दूसरा कार्डबोर्ड है, यहां दूसरा कार्डबोर्ड है, यहां एक दूसरा कार्डबोर्ड है, ठीक है। इस कार्डबोर्ड को बोलते हैं स्क्रीन। क्या बोलते हैं? स्क्रीन। इसको बोलते हैं स्क्रीन। ये इसके सिमेट्रिकली लोकेटेड है, ये इसका मिड पॉइंट है O, इसके सामने, इसके मिड पॉइंट के सामने का पॉइंट है O। ये जो चौड़ाई है W और ये जो चौड़ाई है W बहुत कम होती है, तो हम कह रहे हैं W इज वेरी वेरी लेस देन D। या एक काम करो, पहले ये समझो, W इज वेरी वेरी लेस देन लैम्डा, लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन D, एंड D इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D। यहां और यहां के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल D। स्लिट का प्लेन, स्लिट प्लेन और स्क्रीन प्लेन, इस कार्डबोर्ड और इस स्क्रीन के बोर्ड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है कैपिटल D। दोनों स्लिट के बीच की दूरी होती है स्मॉल d, दोनों स्लिट के बीच की दूरी होती है स्मॉल d। लैम्डा होता है वेवलेंथ और W होता है स्लिट विड्थ। W क्या है? स्लिट विड्थ। हम यहां लिख देते हैं W इज द स्लिट विड्थ। स्लिट की चौड़ाई होती है जो लैम्डा से बहुत कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए अभी नहीं बताऊंगा, बट ये चीज होता है। लैम्डा है वेवलेंथ, स्मॉल d है स्लिट सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट। देखो इसको बोलते हैं स्मॉल d, और कैपिटल D है स्लिट प्लेन पूरा कैमरा सेट एंड स्क्रीन सेपरेशन। ठीक है, कोई डाउट? सर एक बार कैमरा सेट कर, क्या हुआ? कैमरा सेट कर देना एक। ठीक है, यस सर। अब देखो क्या होता है। अब लाइट यहां पर गिरता है, पहले एक प्लेन वेव फ्रंट गिरा है। प्लेन वेव फ्रंट क्यों गिरा रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि यहां पाथ डिफरेंस यहां तक में ना है। एक पैरेलल बीम गिर रहा है, यानी प्लेन वेव फ्रंट गिर रहा है। यानी जब ये वेव यहां, जब ये प्लेन वेव फ्रंट गिरेगा तो यहां और यहां में जब लाइट पहुंचेंगे तो दोनों सेम फेज में रहेंगे, है ना? यस सर। दोनों सेम फेज में। अब यहां से लाइट स्क्रीन के हर जगह जाएगा, यहां से लाइट स्क्रीन के सब जगह जाएगा। तो यहां से मान लो एक पॉइंट यहां पकड़ लो P, तो हालांकि यहां से क्या होता है, लाइट ऐसे करके फैलता है,
यहां से लाइट ऐसे करके फैलता है, वेव फ्रंट। बट हम कह रहे हैं कि मान लो यहां से ये वेव पहुंचा यहां पर और यहां से ये लाइट पहुंचा यहां पर। एग्रीड? ये पॉइंट पी है, स्क्रीन का कोई भी पॉइंट ले लो पी, जो इसके साथ एंगल कितना बना रहा हो, थीटा। यहां से इस लाइन के साथ एंगल थीटा बनाता हुआ कोई लाइन ड्रॉ करो, इसके साथ एंगल थीटा पे कोई लाइन ड्रॉ करो, जो कि इसको जाके पॉइंट पी पे स्क्रीन को जाके मिलता हो। एग्रीड? ये एंगल कितना है, थीटा। अब तुमको ये बताना है, तो इस पॉइंट पी पे मिला, यानी यहां से एक वेव गया होगा इस तरह से ट्रेवल करके, यहां से एक वेव इस तरह से ट्रेवल करके गया होगा और वहां जाके मिला होगा। वहां जाके इसके बीच में कितने का फेज डिफरेंस है, इस पॉइंट पर जब दोनों वेव मिलेंगे उनके बीच में कितने का फेज डिफरेंस है, उसके बेसिस पे यहां ये मैक्सिमा ही बना सकता है, मिनिमा ही बना सकता है, या हो सकता है कुछ और बना दे। यहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, मान लो इसकी एम्पलीट्यूड है E01 और इसकी एम्पलीट्यूड है E02। वैसे हम दोनों कभी E01 और E02, तो यहां जाके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कुछ भी बन सकता है बिटवीन E01 माइनस E02 एंड E01 प्लस E02। ये बताए हुए हैं, इंटरफेरेंस जब होता है तो मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, और मैक्सिमम क्या होता है, ऐड करने पे होता है ना। यस सर। अब चूंकि ये कंडीशन वैलिड है YDSE में, हम इस कंडीशन को चेंज भी कर सकते हैं, तो नया क्वेश्चन बन जाएगा। आपसे YDSE पढ़ना जरूर है आपको, बट YDSE इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेरेंस। YDSE is an example of interference. It is not interference. It is not interference बहुत बड़ा चीज है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है YDSE। तुमको इंटरफेरेंस सीखना है, YDSE नहीं सीखना है, याद रखना इस बात को। तो इसको पहले करते हैं, YDSE पहले करते हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि जो यहां पर वेव पहुंचेगा, इन दोनों वेव के बीच में ये डिस्टेंस x1 ट्रेवल करेगा और ये डिस्टेंस x2 ट्रेवल करेगा। सो हम कह रहे हैं पाथ डिफरेंस, पहला हम क्या निकाल रहे हैं, पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P। पॉइंट P पे जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा x, वो क्या हो जाएगा बताओ, x2 माइनस x1। कितना आ जाएगा बताओ, चूंकि ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, देखो दिया हुआ है, ये देखो, चूंकि ये डी बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, साइन थीटा, ये हो जाएगा डी साइन थीटा, ये आ जाएगा पार्ट डिफरेंस, दैट इज डी साइन थीटा, ये आ गया डी साइन थीटा। तो पहला तुम्हारा काम हो गया, डी साइन थीटा होता है। लेकिन चूंकि यहां ये कंडीशन भी वैलिड है, क्या वैलिड है, हम स्क्रीन के पास अगर काम कर रहे हैं, हम अगर स्क्रीन से दूर काम कर रहे हैं, थीटा 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 53 डिग्री है, 37 डिग्री है, तो डी साइन थीटा ही रखेंगे। लेकिन सेकेंड, इफ थीटा इज ऑल्सो स्मॉल, तो डेल्टा एक्स कितना लिख देंगे, ऑलमोस्ट डी tan थीटा लिख देंगे। अगर थीटा भी स्मॉल हो जाए, स्मॉल का मतलब क्या हो गया, हम कह रहे हैं लेस देन 10 डिग्री। वैसे जितना छोटा उतना बेटर हो, बस इसको डी tan थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को, साइन थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं ना, थीटा स्मॉल होगा तो थीटा स्मॉल होगा तो ठीक है ना। हाँ सर, वो बेस और हाइपोटेनस बराबर ही होगी। Limit theta tends to 0, sin theta by theta is 1 and tan theta by theta is 1. That means limit theta tends to 0, sin theta is equal to tan theta is equal to theta. ये लिख दिया। अब tan theta, ये तो आ गया थीटा के टर्म में, बट मैं चाह रहा हूं इस y हाइट के टर्म में, मैं क्या चाह रहा हूं, इस y हाइट के टर्म में, यहां से y हाइट पर पाथ डिफरेंस कितनी है। तो मैं tan थीटा को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं,
मैं tan थीटा को लिख सकता हूं इस y के टर्म में y बाई डी। क्या मैं इस ट्राइंगल से tan थीटा को लिख सकता हूं y बाई डी? परपेंडिकुलर बाय बेस y बाई डी। सो डेल्टा x हो जाएगा आपका y बाई डी। एग्रीड? सही है ना? यस सर। अगर ये थीटा छोटा नहीं होता, बड़ा होता, तो यहां साइन थीटा होता। तो अगर इसको y के टर्म में लिखना चाहते, अगर इसको y के टर्म में लिखना चाहते तो क्या लिखते? p बाई एच। तो क्या लिखते? y बाय अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां क्या लिखते? y बाय, देखो साइन थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल में, देखो साइन थीटा क्या होगा? y बाय अंडर रूट ऑफ दिस डिस्टेंस डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिखते ना? यस सर। इसको रट लो, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। जब तक क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली लिखा ना हो या कोई कंडीशन ना दिया हो, YDSC के क्वेश्चन में ये वैलिड होता है, YD बाई डी। एग्रीड? तो पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल? y स्मॉल d बाई कैपिटल डी। अब बताओ, हर वो y जहां मैक्सिमा बनेगा वहां क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगा? मैक्सिमा कहां होगा बताओ? मैक्सिमा कहो या ब्राइट फ्रिंज कहो, इसके लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए? एन लैम्डा। लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि लैम्डा मतलब 2 पाई, फेज डिफरेंस में 2 पाई एन लैम्डा। जहां पे लैम्डा, जहां पार्ट डिफरेंस होगा 0, जहां पार्ट डिफरेंस होगा लैम्डा, जहां पार्ट डिफरेंस आएगा 2 लैम्डा, जहां दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल्ड का डिफरेंस होगा 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, हर जगह मैक्सिमा बनेगा ना? तो क्या मैं लिख दूं? जहां y डी बाई डी की वैल्यू n लैम्डा होगी वहां मैक्सिमा बनेगी। यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? n टाइम्स ऑफ डी लैम्डा बाई डी आएगा। सही है ना? देखो तो, यस सर। तो n को रखो 0, तो y इक्वल टू 0 मैक्सिमा आएगा। यहां मैक्सिमा आएगा जहां y की वैल्यू 0 है, यानी कि स्क्रीन के सेंटर पे मैक्सिमा मिलेगा। रखो 1, अगला y क्या आएगा बताओ? डी लैम्डा बाई डी। इसके डी लैम्डा बाई डी हाइट ऊपर, कितने हाइट ऊपर? डी लैम्डा बाई डी। इस y कोऑर्डिनेट पे भी तुमको मैक्सिमा मिलेगा। रखो 2, कितना आएगा? 2 डी लैम्डा बाई डी आएगा। सही है? हाँ सर। मिनिमा कहां मिलेगा? 2n plus 1 by 2 lambda। मिनिमा यानी डार्क फ्रिंज 2n plus 1 by 2 lambda। यहां पर डेल्टा एक्स होना चाहिए n प्लस हाफ लैम्डा, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 लाइक दैट। तो यहां अगर डालेंगे तो यहां से आएगा y कोऑर्डिनेट क्या क्या बताओ? n प्लस हाफ डी लैम्डा बाई डी। हर दो मैक्सिमा के मिड पॉइंट पे एक मिनिमा मिलेगा, हर दो मैक्सिमा के मिड पॉइंट पे एक मिनिमा मिलेगा। तो इसकी कोऑर्डिनेट आएगी डी 0.5 डी लैम्डा बाई डी, 1.5 डी लैम्डा बाई डी। लाइक हर दो मैक्सिमा के बीच में एक सेंटर पे एक मिनिमा मिलेगा। एग्रीड? अब समझो इसको। तो तुमको यहां पे इंटरफेरेंस का पैटर्न कुछ इस टाइप से मिलेगा। यहां मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा क्योंकि यहां मैक्सिमा बन रहा है, ऐसे करके।
ये होगा मैक्सिमम, अगला मैक्सिमम, अगला मैक्सिमम, अगला मैक्सिमम, लाइक दैट। ऊपर भी ये प्लस माइनस होगा, ऊपर भी है और नीचे भी है। इस डिस्टेंस को द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मैक्सिमम, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सक्सेसिव मैक्सिमम, इसको क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सक्सेसिव मैक्सिमा इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो इसके लिए फ्रिंज विड्थ बीटा कितना है बताओ? डी लैम्डा बाई डी। देखो यहां से यहां तक की दूरी या यहां से यहां तक की दूरी, जो गैप स्क्रीन पे होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो तुम्हारा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? व्हाट इज योर फ्रिंज विड्थ? योर फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। एग्रीड? ठीक है? यस सर। तो फ्रिंज विड्थ होता है डी लैम्डा बाई डी। और तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें तुमको डी दे दे, कैपिटल डी दे दे, लैम्डा दे दे, स्मॉल डी दे दे, तुम फ्रिंज विड्थ निकाल लोगे? हाँ सर। दूसरा जो कैपिटल डी दे दिया, तो अगर तुमसे पूछेगा हमको फ्रिंज विड्थ को इंक्रीज करना है तो क्या क्या करने से फ्रिंज विड्थ इंक्रीज करेगा, फ्रिंज चौड़ा होगा? डिस्टेंस बढ़ा देंगे, कैपिटल डी बढ़ा दो, लैम्डा बढ़ा दो, या डी को क्या करो? कम कर दो, तो तुम्हारा फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको लिखो, उसके बाद मैं बताता हूं। अब तो चैप्टर शुरू हुआ है। यू हैव टू स्टडी फुल प्रूफ। फुल प्रूफ का मतलब है कि आपको कोई भी ऐसा चीज नहीं छोड़ना है जिससे आपसे क्वेश्चन नहीं बने। तो पहले मैं वाईडीएसई की बात कर रहा हूं। तो वाईडीएसई में आपने एक बार जब लिख दिया कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई डी बाई डी, तो आप यहां से फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं जी। क्या कर सकते हैं? फेज डिफरेंस जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप हो गया डेल्टा एक्स। तीसरा स्टेप हुआ कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ई नॉट 1 स्क्वायर प्लस ई नॉट 2 स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट 1 ई नॉट 2 cos डेल्टा। एग्रीड? और ये निकल गया तो चौथा पॉइंट भी निकल जाएगा। याद रखना इंटेंसिटी I1 इज प्रोपोर्शनल टू ई नॉट 1 का स्क्वायर। याद रखना कि इंटेंसिटी जो होती है किसी वेव की, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? E1 इंटेंसिटी फ्रॉम द फर्स्ट सोर्स, फर्स्ट सोर्स से जो पहले स्लिट से ये इंटेंसिटी पहुंचेगी, जो पहले स्लिट से ये इंटेंसिटी पहुंचेगी ये वाली, और दूसरे स्लिट से ये इंटेंसिटी पहुंचेगी। अगर इसकी एम्पलीट्यूड है ई नॉट 1, इसकी एम्पलीट्यूड है ई नॉट 2, इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट 1, इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट 2। तो याद रखना I1 इज प्रोपोर्शनल टू कितना? ई नॉट 1 का स्क्वायर। I2 इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ई नॉट 2 का स्क्वायर। I मैक्स जहां मैक्सिमा बनेगा वहां एम्पलीट्यूड क्या होता है? जहां मैक्सिमा बनेगा वहां एम्पलीट्यूड क्या होता है? ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2। जहां मिनिमा बनेगा वहां क्या होता है? ई नॉट 1 माइनस ई नॉट 2। सही है ना? सही है जी। अब हर एक में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सेम है। किसी दो का रेशियो ले लो, तुम क्या लिख सकते हो? I1 बाई I2 इज इक्वल टू ई नॉट 1 बाई ई नॉट 2 का होल स्क्वायर। I मैक्स बाई I मीन इज इक्वल टू ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2
बाय E01 माइनस E02 का होल स्क्वायर। एग्रीड? यस सर। अब एक चीज ध्यान रखना, स्लिट की विड्थ के बारे में कभी कुछ दिया नहीं होता है। स्लिट की जो चौड़ाई होती है वो कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, क्योंकि जो यंग्स ने लिया था वो स्लिट की चौड़ाई सेम ली थी। लेकिन अगर स्लिट की चौड़ाई के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दिया है, इसका एक ही पर्पस है। क्या पर्पस है? याद रखना, एम्पलीट्यूड फ्रॉम ए स्लिट, एम्पलीट्यूड फ्रॉम ए स्लिट, एम्पलीट्यूड एमिटेड फ्रॉम ए स्लिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। यानी अगर तुमसे किसी क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक स्लिट की चौड़ाई दूसरे स्लिट की डबल है, एक स्लिट की चौड़ाई W है तो दूसरे की 2W है, एक जैसा स्लिट नहीं है। एक स्लिट की चौड़ाई जो है उसके कंपैरिजन में दूसरे स्लिट की चौड़ाई जो है, एक स्लिट की चौड़ाई के कंपैरिजन में दूसरे स्लिट की चौड़ाई डबल है। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि यहां से अगर एम्पलीट्यूड E01 निकल रहा है तो यहां से एम्पलीट्यूड 2E01 निकल रहा है। समझ रहे हो? यानी कि अगर इसकी इंटेंसिटी I है, इसकी 4I है। एग्रीड? यस सर। स्लिट विड्थ के बारे में कुछ नहीं दिया होता है, लेकिन अगर कभी स्लिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया है तो इसका पर्पस पेपर सेटर का एक ही है। वो क्या है कि स्लिट की चौड़ाई के प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी नहीं होती है, याद रखना, एम्पलीट्यूड होती है। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा स्लिट विड्थ उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड। इसलिए अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो स्लिट विड्थ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। समझ रहे हो? मतलब एरिया के एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ, एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ स्क्वायर, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये तो बता ही दिया। एक चीज और समझना है इस बात पे कि अगर मैं ऐसा करूं, एक मेथड निकालूं। कौन सा मेथड? मैं अगर E01 और E02 को सेम रखूं, जनरली ऐसा होता है, तो उस केस में इसका इक्वेशन क्या बनेगा देखते हैं। तो इफ E01 इज इक्वल टू E02 इज इक्वल टू E01 से, अगर दोनों इक्वल है तो इसको क्या लिख देंगे? व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? अंडर रूट ऑफ E01 स्क्वायर प्लस E01 स्क्वायर प्लस 2E01 E01 cos डेल्टा। सही है? यस सर। This would become 2E01 square common, 2E01 square common, 1 plus cos delta, 2E01 square common, 2 cos square delta by 2. Agreed? यस सर। So रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ जाएगा 2E01 cos डेल्टा बाय 2 का मॉड। एग्रीड? एग्रीड? बताओ, अगर डेल्टा वैल्यू 0 है, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 है तो क्या आएगा इसका वैल्यू? 2E01 अगर डेल्टा 0 है यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो cos 0 1 होता है 2E01। अगर डेल्टा 180 डिग्री है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, cos 180 डिग्री बाय 2 cos 90 डिग्री, खत्म, 0 आएगा ना? यस सर। अब मैं अगर इसको स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, अब मैं अगर इसको स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो क्या होगा? इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाए ER का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे E01 का स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा बाय 2, ये ना? हाँ सर। अब मैं जानता हूं कि इंटेंसिटी जो होता है क्या होता है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस E01 स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं I1
इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट सोर्स और सेकंड सोर्स। क्योंकि यहां E01 और E02 सेम है, इसका मतलब I1 और I2 भी सेम है। तो किसी एक सोर्स का इंटेंसिटी यहां डाल दो और इसको डाल दो I रिजल्टेंट। समझ रहे हो? इसकी स्क्वायर, इसके स्क्वायर को क्या डाल देंगे, इसके स्क्वायर को क्या डाल देंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इसके स्क्वायर को क्या डाल देंगे, द इंटेंसिटी ऑफ द वन ऑफ द वेव्स इंटरफेयरिंग। एग्रीड? सही है ना? हाँ सर। तो याद रखना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहां से कहां लाई कर सकता है, 0 से लेकर 2E01। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहां से कहां लाई कर सकता है, 0 से लेकर 4I01। समझ रहे हो? गेटिंग माई पॉइंट? अगर कभी किसी इंटरफेरेंस में तुम्हारा एम्पलीट्यूड हो गया n टाइम्स, तो इंटेंसिटी हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स। अगर तुम्हारा एम्पलीट्यूड, याद रखना, अगर एम्पलीट्यूड हो जाएगा n टाइम्स, तो इंटेंसिटी हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स। एग्रीड? अगर एम्पलीट्यूड होगा n टाइम्स तो इंटेंसिटी हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स। सही है? जिस फैक्टर से एम्पलीट्यूड मैग्नीफाई होता है, इंटेंसिटी उसके स्क्वायर के फैक्टर से मैग्नीफाई होता है, बिकॉज इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एग्रीड? अगर इंटेंसिटी को n टाइम्स करना है, अगर इंटेंसिटी को n टाइम्स करना है, तुम चाहते हो इंटेंसिटी को हम k टाइम्स कर दें, हम इंटेंसिटी को k टाइम्स कर दें, तो तुमको एम्पलीट्यूड को कितने टाइम्स करना होगा, रूट k टाइम्स। करेक्ट? इसको ध्यान रखना, अभी आऊंगा सब पे। यहां किसी कोई डाउट है? यहां किसी कोई डाउट है? नो सर। लिखिए इसको। तो एक स्क्रीन है इस तरह से, डायग्राम नॉट टू द स्केल है, इसलिए तुमको ये लग रहा है दोनों कंपेरेबल है, बट ऐसा है नहीं। ये डी बहुत ही छोटा है और ये डी बहुत ही बड़ा है। तो यहां एक लाइट गिरा इस तरह से, तो लाइट सब जगह पहुंचेगा। तो मान लेते हैं यहां से एक एंगल बनाते हैं थीटा, दिस इज एंगुलर पोजीशन थीटा, और यहां ये लाइट ऐसे करके पहुंच रहा है। ठीक है? वाईडीएससी में क्या होता है और वाईडीएससी में क्या नहीं होता है, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पार्ट डिफरेंस कितना है, डी साइन थीटा। क्यों है? क्योंकि ये तो वैलिड है ना। अगर डी बहुत ही बड़ा है, ग्रेटर देन, तो ये दोनों ऑलमोस्ट क्या होंगे, पैरेलल। तो डी बहुत बड़ा है तो आर भी बड़ा होगा। तो डी, क्योंकि डी, आर तो डी से भी बड़ा है, पहले तो डी ही बड़ा था, डी स्मॉल डी में कैपिटल डी बड़ा है, और ये तो और ज्यादा बड़ा है। समझ रहे हो ना? तो ये डी साइन थीटा तो हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स हो जाएगा डी साइन थीटा। हम ये जानना चाहते हैं इस पे टोटल कितने मैक्सिमा बनेंगे, इस पूरे स्क्रीन पे कितने मैक्सिमा बनेंगे, हम ये काउंट करना चाहते हैं। व्हाट इज नंबर ऑफ मैक्सिमास फॉर्म। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है ना जी। ऊपर इंफिनिटी पे डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डी। और नीचे इंफिनिटी पे डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -d होगी ना।
डेल्टा एक्स मतलब है कहने का कि हम एक चीज ले लेते हैं कि मान लो ये S2 है और ये S1 है, हम इसको लिख रहे हैं S2P माइनस S1P। तो ऊपर वाले पॉइंट्स पे S2P माइनस S1P पॉजिटिव है और नीचे वाले पॉइंट्स पे S2P माइनस S1P क्या है, नेगेटिव है। सही है ना? सही है ना? यस सर। तो अगर हम ऊपर देखें, अगर हम डेल्टा एक्स को इक्वेट कर दें किससे, एन लैम्डा से, तो हमको नंबर ऑफ मैक्सिमा मिल जाएगा। मैक्सिमा निकालने का तरीका है, यहां से एन कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स बाय एन, यानी कितना, डी साइन थीटा बाय एन। एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं, लेट बता रहा हूं उसको एक्सप्लेन कर। देखो मैंने ये तुम्हारा निकल गया, डेल्टा एक्स निकल गया। सो मान लेते हैं कि डेल्टा एक्स की वैल्यू आ रही है, मान लेते हैं कि डेल्टा एक्स की वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमको तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से d तक, यही ना? सही है जी? माइनस डी से डी। हाँ, प्लस माइनस डी इन मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस डी तक लाई करेगी। मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में मान लेते हैं कि ये जो डी दिया हुआ है और जो लैम्डा दिया है, सो कंपेयर कर सकते हो तुम, डी और लैम्डा को कंपेयर कर सकते हो ना। तुम्हारा किसी क्वेश्चन में, सपोज क्वेश्चन नंबर वन तुमको डी दिया हुआ है और तुमने उसको लैम्डा से डिवाइड किया तो आया 4। इसका मतलब क्या हो गया, डी किसके इक्वल है, 4 लैम्डा के। एग्रीड? दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, लैम्डा और डी कंपेरेबल हो गए। क्या चीज? सर अगर लैम्डा और डी कंपेरेबल हो गए तो अपना जो डेल्टा एक्स अपन ने 0 लिख रखा है, ये तो यहां पे ये 0 नहीं होगा, ये ना? नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, डी बाय लैम्डा इज 4000, हो सकता है ना? ये YDSE में होता है, ये YDSE में बाय डिफॉल्ट होता है, बट ये एग्जाम में पूछ सकता है। यहां पर 4000 फ्रिंजेस ऊपर बनेंगे, 4000 नीचे बनेंगे और एक सेंटर पे बनेगा, तो कितने बनेंगे टोटल फ्रिंजेस? 8001। 8001। यहां पर जो टोटल फ्रिंजेस बनेंगे, देखो यहां पार्ट डिफरेंस कितना, लैम्डा, यहां कितना, 2 लैम्डा, करते करते कहां तक, 4000 लैम्डा तक, इंफिनिटी बजाय क्या होगा, 4000 लैम्डा, लैम्डा 2 लैम्डा। यहां पार्ट डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा, यहां पार्ट डिफरेंस कितना होता है, 2 लैम्डा, यहां पार्ट डिफरेंस कितना होता है, 3 लैम्डा। 4000 ऊपर, समझो 4000 ऊपर, 4000 नीचे और एक सेंटर पे, तो कितने हो जाएंगे टोटल फ्रिंजेस, 8001। टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा पॉसिबल, 8001 होगा ना, होगा ना जी? हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते 4000 नीचे, -1 -2 -3 -4 करते करते -4000 और एक तो सेंटर पे 0 था ही, तो 8001। बट इसमें से मैक्सिमम तुम कितने फ्रिंजेस, कितना भी कोशिश कर लो, मैक्सिमम कितने फ्रिंजेस तुम स्क्रीन पे ला सकते हो? तो सबसे ऊपर का जो इनफाइनाइट वाला है और सबसे नीचे वो कभी स्क्रीन पे नहीं आएगा, ये इम्पॉसिबल है लाना, कितना ही बड़ा स्क्रीन बना लो, वो प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट स्क्रीन पे नहीं आ सकता है। करेक्ट? हाँ सर। तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑन स्क्रीन, मैक्सिमम पॉसिबल ऑन स्क्रीन
तो उसमें सिर्फ इन्फिनिटी वाले को छांट देना। इन्फिनिटी वाला बनता है बट वो दिखता नहीं, वो किसी स्क्रीन पर नहीं आ सकता। इनफाइनाइट लेंथ का स्क्रीन इम्पॉसिबल है। इज 7999। एग्रीड? सर तो वो तो इन्फिनिटी के पास वाला भी नहीं दिखेगा। हाँ नहीं दिखेगा, वही तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम पॉसिबल। ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि वो भी पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम। मैक्सिमम पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि वो पॉसिबल है। मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हारे बहुत प्रयास के बाद भी वो तो गारंटेड नहीं है। और सर ये जो अपन ने लिखा है टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा पॉसिबल, तो ये भी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा पॉसिबल होना चाहिए। पॉसिबल का मतलब ही है कि मैक्सिमम। पॉसिबल का मतलब क्या होता है? मतलब हो सकता है मेरे लैंग्वेज में कुछ हो, बस ये समझ लो। हाँ अब ये समझो, अगर ये 4 लैम्डा है, वो अगर ये 4 लैम्डा है, कितने मैक्सिमा बनेंगे ऊपर? 4। ऊपर कितने बनेंगे? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा में कहां पहुंच गए? इनफाइनाइट पहुंच गए ना। ऊपर 4, नीचे 4, बीच में 1, कितना बनेगा यहां? 9 मैक्सिमा बनेंगे। ऊपर बनेगा 4, नीचे बनेगा 4, बीच में बनेगा 1, यहां पर सेंटर पे। तो यहां पे नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने बनेंगे? 9 बनेगा। बनेगा ना? स्क्रीन पे कितने लाए जा सकते हैं? 7 लाए जा सकते हैं ना? हाँ सर। अब समझो दोनों में फर्क क्या है। पहला और दूसरा में फर्क क्या है, इस फर्क को समझना। मैं दूसरे का अगर बनाऊंगा ना तो तुमको ऐसा दिखेगा, और तुम सेकेंड केस में तुम स्क्रीन पे देखोगे ना, ये मैं स्क्रीन ड्रॉ कर रहा हूं, जिस स्क्रीन पे फ्रिंज बन रहा था, ठीक है? ये इसका सेंट्रल लाइन, ये इसका सेंट्रल लाइन क्या हुआ? ये सेंट्रल लाइन है। म्यूट करो खुद को, सब लोग म्यूट कर लो खुद को। ऐसा दिखता है ये। इस केस में ये तुमको इस तरह से दिखेगा, समझ रहे हो? ये दर्शन का म्यूट कर। बड़ा बोल दे। यहां तुमको इस तरह से दिखेगा। यहां कैसा दिखेगा? यहां दिखेगा, स्क्रीन अगर ये है, सर स्क्रीन अगर ये है, इस केस में जो तुमको दिखेगा फर्स्ट केस में, वो इस तरह से दिखेगा। ऐसे ऐसे चौथा तो इंफ्रारेड पे होगा। दोनों में अंतर क्या है वो समझो। तुम्हारे पास 4000 फ्रिंजेस बन रहे हैं ऊपर, 4000 नीचे और एक बीच में। तुम्हारे स्क्रीन की जो चौड़ाई है उसमें स्क्रीन के इस एंड को अगर इस S1 S2 के सेंटर से ज्वाइन करोगे और इस एंड को S1 S2 के सेंटर से ज्वाइन करोगे, या तुम बीच का 50 फ्रिंज ले लो, तुम बीच का 50 फ्रिंज ले लो, तो ये 50वां फ्रिंज जो होगा ये 50th फ्रिंज है मान लो, या ये मान लो, हाँ ये मान लो 50th फ्रिंज है। ये 50th फ्रिंज जो है S1 S2 के सेंटर पे एंगल बना रहा होगा 10 डिग्री या 8 डिग्री। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ऊपर में 4000 फ्रिंज मिलके 90 डिग्री बना रहा है ना। 4000 फ्रिंज ऊपर में जब जाओगे तब 90 डिग्री सबटेंड किया ना।
यानी कि जो 3000 फ्रिंज है वो लगभग 60 डिग्री कर रहा होगा। मान लो 2000 फ्रिंज जो है, 2000 मैक्सिमा ऊपर, वो हो सकता है 30 डिग्री कर रहा होगा। 1000 मैक्सिमा हो सकता है 20 डिग्री कर रहा होगा। बट तुम तो स्क्रीन पे 50 फ्रिंज ही देख पा रहे हो। ये 50वां फ्रिंज इस 4000 के कमरे में बहुत छोटा है, समझ रहे हो ना। तो ये जो एंगल यहां सबटेंड करेगा ऐसे करके, ये जो मैक्सिमा, ये कौन सा, ये वाला, ये जो यहां पर सबटेंड करेगा 50वां फ्रिंज, ये जो यहां एंगल सबटेंड करेगा वो छोटा करेगा। फिर यहां पे ये फ्रिंज भी इस तरह से बनेगा, बहुत, समझ रहे हो। तो तुम बहुत ज्यादा फ्रिंज पे भी जाओगे तुमको एंगल कम मिलेगा, समझ रहे हो। ऊपर में 4000 फ्रिंज है, तुम 50 फ्रिंज या 100 फ्रिंज देख रहे हो। 4000 फ्रिंज पे जाके 90 डिग्री हुआ था। तो फर्स्ट फ्रिंज, सेकेंड फ्रिंज, थर्ड फ्रिंज, फोर्थ फ्रिंज एकदम 0.1 डिग्री, 0.01 डिग्री करके मूव कर रहा है, समझ रहे हो ना। हाँ। और जब बहुत ऊपर जाओगे तब जाके 90 हो रहा है। तो तुमको यहां पर तुम्हारे अप्रोक्सीमेशन वैलिड है क्या, तुम यहां पर साइन थीटा को थीटा मान सकते हो, समझ रहे हो। बिकॉज आउट ऑफ ऑल द फ्रिंजेस फॉर्म्ड, दिस the number of fringes see on the screen is negligible। 4000 फ्रिंज बन रहे हैं, तुम 50th फ्रिंज पे ही जा पा रहे हो स्क्रीन पे। तो तुमको यहां पर ये जो एंगल सबटेंड करेगा वो 90 कंप्लीट में बहुत कम होगा, बहुत कम। बट यहां ऐसा नहीं होगा। यहां कितने फ्रिंज बन रहे थे ऊपर, 4 ना। ये तो सेंट्रल मैक्सिमा है, यहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, यहां कितना है 2 लैम्डा है। अगला होता यहां पर कहीं 3 लैम्डा, और उसके बाद कहां होता, इनफाइनाइट होता। यहां देखो 1 2 3, चौथा कहां पहुंच गया, 90 डिग्री पे पहुंच गया ना। यहां तो 4 फ्रिंज ही 90 तक पहुंच गया ना, यहां तो 4000 फ्रिंज पहुंचा ना 90 तक। समझ रहे हो। सर ये फ्रिंजेस कर्व्ड क्यों बन रहे हैं? पूछता है एग्जाम में, इस बार ही पूछा है। तुमने प्रीवियस क्वेश्चन तो कभी देखे ही नहीं हो, पढ़ते नहीं हो तो समझ में आता है, पढ़ना नहीं हो तो समझ में आता है। बट क्या पढ़ना तुमको ये भी नहीं पता है, तुम में से किसी को भी। तुमने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, क्या क्या पूछता है, यही पूछता है, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म। 6 बार पूछा है कम से कम एडवांस में। क्यों पूछता है, तुमको जो पढ़ा रहे पढ़ना है, सिंपल सी बात है। और मेरी वो नहीं बनती है। पहले ये बताओ, यहां कोई डाउट है? यहां पर पहला फ्रिंज भी जो है वो 60 डिग्री बना सकता है, ये पहला फ्रिंज भी 30 डिग्री बना सकता है, ये सेकंड फ्रिंज 53 डिग्री बना सकता है। देखते हैं कैसे। तो यहां पर तुम ये जो फ्रिंज बनेगा, ये जो फ्रिंज बनेगा, ये जो बनेगा, ये जो बनेगा, तुम साइन थीटा को थीटा नहीं लिख सकते हो। क्यों? पहला ही फ्रिंज बनेगा 30 डिग्री पे, पहला ही मैक्सिमा बनेगा 30 डिग्री पे, दूसरा बनेगा मान लो 60 पे, तीसरा बनेगा 80 पे। तो तुम कैसे कर दोगे? तुम साइन 30 को tan 30 नहीं लिख सकते हो, तुमको साइन 30 ही निकालना पड़ेगा। समझ लो कि नहीं? साइन 30, अगर ये 30 निकल गया साइन थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 1/√3 होगा ना। Yes, sir. तो इसको समझो, वाईडीएससी में ऐसा होता है, बट तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है। अब तुम बोलोगे सर आपने ये शेप क्यों ड्रॉ किया है, तुमने ये शेप क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि जो फ्रिंजेस बनते हैं वाईडीएससी में वो हाइपरबोलिक होते हैं। ये क्या है, ये शेप क्या है, हाइपरबोला है। हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बनते हैं। जब मैं फ्रिंज का शेप बताऊंगा, फ्रिंज का शेप निकालते कैसे हैं, फ्रिंज कौन कौन से शेप के होते हैं, हाइपरबोलिक फ्रिंजेस होते हैं। ये भी हाइपरबोला ही है, लेकिन
हाइपरबोला ये इस तरह से है और तुम इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट देख रहे हो, तुमको ये लगभग स्ट्रेट लाइन दिखता है। एक बहुत बड़े कर्व का छोटा सा टुकड़ा तुमको स्ट्रेट लाइन दिखता है। तो तुमको स्क्रीन पे ये जो है ना, इस केस में, क्योंकि जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वो जो होता है हाइपरबोला पहले इस तरह होगा, थोड़ा ऊपर जाओगे इस तरह होगा, और थोड़ा ऊपर जाओगे इस तरह, और थोड़ा ऊपर जाओगे इस तरह, और थोड़ा ऊपर जाओगे इस तरह होगा, घूमते जाता है। तो चूंकि तुम यहां पर काम कर रहे हो, यहां पे ये सारे तुमको लगभग स्ट्रेट लाइन दिखते हैं। तुमको क्या दिखता है? लीनियर फ्रिंजेस दिखता है। तुमको लगता है ये क्या है? मैक्सिमा, मिनिमा, ये सारे ब्राइट फ्रिंज हैं, तुमको इस तरह से दिखता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ये एक हाइपरबोला का पार्ट होता है, ये भी हाइपरबोला ही है, बट तुमको देखने में लगता है लीनियर फ्रिंज है, जबकि यहां पर हाइपरबोला दिखता भी है। यहां भी तुमको हाइपरबोला क्लियरली दिखेगा, तुम ऊपर जाओगे तो सेंटर के पास कर्व होता है, बट इतना कम कर्व होता है कि हमको लगभग स्ट्रेट लाइन दिखता है, बट स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक फ्रिंज। ठीक है, हाँ सर। हाइपरबोलिक फ्रिंज याद रखना। बाकी हम बताएंगे सर्कुलर कब बनता है, इलिप्टिकल कब बनता है। ठीक है, अब यहां तुम साइन थीटा को थीटा में, जैसे मैं एक न्यूमेरिकल लूंगा, आगे मैं एक न्यूमेरिकल लूंगा जहां मैं तुमसे पूछूंगा कि कौन सा लगेगा, साइन थीटा को थीटा लें या ना लें। एग्रीड? Yes, sir. लिखो इसको। Now to solve this question with me, मेरे साथ तुमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि ये डिस्टेंस दिया हुआ 1 मीटर, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। यहां एक प्लेन वेव फ्रंट, एक वेव इस तरह से गिरा है, ठीक है, और ये लाइट इस तरह से ऐसे करके जा रहा है। सबसे पहले मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 500 नैनोमीटर, कितने फ्रिंजेस बनेंगे? हाउ मेनी फ्रिंजेस वुड बी फॉर्म? तो यहां तुम जानते हो पार्ट डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। यस सर। S1 से और S2 से ये डिस्टेंस बराबर है, तो दोनों कट जाएगा। इस इंफिनिटी पे S2P माइनस S1P होगा प्लस 1 मिलीमीटर। पहले काम करते हैं, D को डिवाइड कर देते हैं लैम्डा से। D कितना टाइम्स ऑफ लैम्डा है ये समझने की कोशिश करते हैं। D कितना टाइम्स ऑफ लैम्डा है, तो D बाय लैम्डा हो जाएगा 1 मिलीमीटर बाय 500 नैनोमीटर, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? That is equal to what? 10 to the power 6 by 500, so 2000. सही है? यस 2000 हो जाएगा, यानी कि D is equal to 2000 लैम्डा। यानी ऊपर में पार्ट डिफरेंस जो होगा
और मैं नीचे S2P माइनस ये ले रहा हूँ S1P, तो ऊपर में जो होगा पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स एट प्लस इंफिनिटी कितना आएगा 2000 लैम्डा, नीचे कितना माइनस 2000 लैम्डा, ये ना। यस सर। तो कितने फ्रिंजेस बनेंगे टोटल? 4001 ऊपर नीचे सब मिला के 4001 बनेंगे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, तो पहला फ्रिंज ये हो गया जीरोथ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां करते करते ये मान लो हो गया 500 फ्रिंज तक मान के चलो इक्विडिस्टेंट। बट 500 के बाद अब ये दूरी थोड़ी सी बढ़नी शुरू होगी, अभी गैप कांस्टेंट नहीं रहेगा, अभी डिस्टेंस बढ़ना शुरू होगा। ये इक्विडिस्टेंट था यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो गैप 1 और 2 के बीच में है वही 2 और 3 में होगा, वही 3 और 4 में होगा, वही 4 और 5 में होगा। लेकिन 500 और 501 में जो गैप होगा वो उससे ज्यादा होगा, 1000 और 1001 में जो गैप होगा वो उससे भी ज्यादा होगा। समझ रहे हो? यस सर। तो मैं जानना चाहता हूं कि पहला मैक्सिमा कहां बन रहा है या दूसरा मैक्सिमा कहां बन रहा है। तो मेरा तरीका क्या था? व्हाट वाज माय वे? माय वे वाज बिकॉज डी इज वेरी 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 ग्रेटर देन डी, या आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, तो ये तो वैलिड है। क्या वैलिड? डी साइन थीटा। एग्रीड? हाँ तो इसको मैं लिख देता हूं, कितना था ये 2000 लैम्डा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, डी की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, 2000 टाइम्स ऑफ लैम्डा साइन थीटा। एग्रीड? यस। अगर मैक्सिमा चाहिए, चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट मैक्सिमा की बात करते हैं। फर्स्ट मैक्सिमा निकालना है तो लिख दें इसको 2000 लैम्डा साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा। यस सर। यहां से साइन थीटा कितना आ जाएगा 1/2000। सर ये फर्स्ट मैक्सिमा जो ये बीच में डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 पे बन रहा है, इसको बोलेंगे कि इसके ऊपर वाला? इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा, उसका नाम ही अलग। उसका नाम ही अलग होता है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये बताओ 1/2000, तो क्या 1/2000 को मैं लिख दूं साइन थीटा क्या बहुत छोटा है? हाँ, tan थीटा। क्या मैं इसको tan थीटा लिख दूं? यस। यहां ये वैलिड है, चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोल रहा हूं ऊपर की तरफ थाउजेंड्स मैक्सिमम, ऊपर 2000 बन रहा है ना, ऊपर में कितने मैक्सिमम बन रहे हैं 2000। मैं यहां से 1000 मैक्सिमा की बात कर रहा हूं। फिर से वही करता हूं मैं, डेल्टा एक्स को क्या लिख दूं, किससे इक्वेट कर दूं, 1000वां मैक्सिमा। यहां से 1000 मैक्सिमा, तो क्या मैं इसको 1000 लैम्डा लिख दूं? 30 डिग्री है। तो साइन थीटा कितना आ गया 1/2। तो क्या मैं इसको tan थीटा लिख दूं? नहीं लिख सकता हूं। अगर 1000 मैक्सिमा का मुझसे हाइट पूछा गया है तो सबसे पहले यहां से क्या निकालूंगा, साइन थीटा निकल गया, क्योंकि साइन थीटा छोटा नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना? हाँ सर। यस सर। अब मैं लिखूंगा tan थीटा, साइन थीटा से tan थीटा निकालूंगा, और अब यहां तो साइन थीटा ही tan थीटा था, बट यहां साइन थीटा से tan थीटा निकलेगा, और अब इस tan थीटा को लिखूंगा y/d। अब अगर मुझे ये क्या है y ना, ये d है ना, यस सर। यहां पर तुम्हारा फॉर्मूला वो नहीं चलेगा कि डेल्टा एक्स इज y/d। नहीं, डेल्टा एक्स इज ये था ना, डेल्टा एक्स डी साइन थीटा चलेगा, यहां tan थीटा नहीं लिख सकते हो, यहां साइन थीटा को tan थीटा नहीं लिख सकते हो। अब मैं जानना चाहता हूं यहां से 1200, यहां से 1200 वाला 1200 वाला मैक्सिमा कहां है? यहां क्या लिखते, 1200 लैम्डा लिखते ना। यस सर। तो साइन थीटा कितना होता 3/5। हाँ।
थीटा आई 37 डिग्री, यस सर। तो उससे निकालते tan थीटा। अगर मैं पूछता यहां से 1600 1600 यहां से 1600 मैक्सिमा कहां है, यहां लिखा 1600, साइन थीटा 53 डिग्री यस सर। एंड साइन 53 डिग्री नॉट इक्वल टू tan 53, तब tan अलग निकालते हैं। एग्रीड? यस सर। तो YDS तुम्हारा सिर्फ यहां के लिए वैलिड है, कुछ नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए, जहां पे तुम्हारे नंबर ऑफ फ्रिंजेस बहुत होनी चाहिए। नंबर ऑफ फ्रिंजेस बहुत ज्यादा है, बट जो 100 फ्रिंजेस तुम देख रहे हो स्क्रीन पे, जिसको तुम एनालिसिस कर रहे हो, वो सेंटर के पास वाले फ्रिंज हैं, उसके लिए वैलिड है YD। जब सेंटर से बहुत दूर चले जाओगे तो वो वैलिड नहीं रहेगा। एग्रीड? यस। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं, और मैं क्वेश्चन थोड़ा, मैं इसको ले रहा हूं, लैम्डा को मैं चेंज कर देता हूं, बाकी सब वही है, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, सेम क्वेश्चन ऑल द थिंग, एंड आई एम टेकिंग इफ इन सेम क्वेश्चन, सब कुछ वही है, सिर्फ एक चीज को चेंज कर रहा हूं। किसको? लैम्डा को मैं लिख रहा हूं 125 माइक्रोमीटर, आई एम पुटिंग लैम्डा एज 125 माइक्रोमीटर। अब जरा देखते हैं स्मॉल डी बाय लैम्डा कितना हो जाएगा, बताओ। 1 मिलीमीटर बाय 125 माइक्रोमीटर, व्हाट इज दैट? 1000 बाय 125, 8 ना? एग्रीड? यस सर। ऊपर कितने फ्रिंज बनेंगे? 8, नीचे 8, ऊपर 8, बीच में 1, कितना हो गया? 17 फ्रिंज बनेंगे। 17। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां से नियरेस्ट मैक्सिमा कहां बनेगा। अभी भी ये तो वैलिड है ही, अभी भी ये बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू डी, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा, क्योंकि अभी भी डी की वैल्यू बहुत 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 बड़ी है स्मॉल डी से, तो ये वैलिड होगा, थीटा कुछ भी हो। डी को क्या लिख दूंगा मैं? 8 लैम्डा साइन थीटा। एग्रीड? सही है ना? यस सर। Yes. अब आप लिखेंगे कि आपको क्या चाहिए? फर्स्ट मैक्सिमा। मान लो तुमको फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए, फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए। अगर तुमको फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए, या मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा और चेंज कर, इसको 250 कर देता हूं, इसको मैं 250 माइक्रोमीटर कर देता हूं। ये कितना आ जाएगा? 4 ना? यस सर। ये हो गया 4 लैम्डा, हो गया 4 लैम्डा साइन थीटा इज एल लैम्डा, मतलब फर्स्ट मैक्सिमा के लिए 1 लैम्डा, ये कट गया। साइन थीटा कितना आ गया? 1/4। 1/4। क्या उसको tan थीटा लिख दूं? नहीं। लिखोगे तो भी आंसर, मतलब ऑप्शन में कुछ और दिया होगा। अब ये हो गया साइन थीटा, अब इससे निकाल लो tan थीटा, 1/√17, 15 ना? 15। और इसको इक्वेट कर दो किससे? y/d, d का वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है, तो एट हाइट ऑफ 1/√15, एग्रीड? एट हाइट ऑफ दिस इज 1, सो हाइट कितनी आ जाएगी फर्स्ट मैक्सिमा की? √d/15, 1/15 मीटर, 1/√15 मीटर। सही है ना? Yes, sir. अब एक चीज बताओ, इस केस में डिस्टेंस जो होगा, पहला मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा, ऊपर में 8 जो बन रहे हैं, डिस्टेंस या उनकी जो स्पेसिंग है स्क्रीन पे, वो बढ़ेगी कि घटेगी? कंसेक्यूटिव मैक्सिमा की स्पेसिंग बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। सेंट्रल से फर्स्ट जिस डिस्टेंस पे होगा, फर्स्ट से सेकंड उससे ज्यादा डिस्टेंस पे होगा ना? क्योंकि जो अंतिम वाला है 90 डिग्री, वो तो इनफाइनाइट हो ये ले लेगा ना डिस्टेंस। यस। इस केस में फ्रिंज विड्थ डिफाइंड ही नहीं है, इस केस में फ्रिंज विड्थ डिफाइंड ही नहीं है। नो फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा।
यहां तो फर्स्ट और सेकंड मैक्सिमा का डिस्टेंस अलग है, सेकंड और थर्ड का अलग है, थर्ड और फोर्थ का भी अलग है, तो किसको डिफाइन करेंगे? वी कैन नॉट डिफाइन। यहां हम ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, हम यहां तुमसे ये पूछ सकते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मैक्सिमा। तो तुम इस डिस्टेंस को क्या करोगे? बोलोगे सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा, क्योंकि तुम फर्स्ट मैक्सिमा का डिस्टेंस निकाल दियो। सेंट्रल मैक्सिमा का हाइट क्या था? 0 था। मैं तो ये पूछ सकता हूं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड मैक्सिमा एंड थर्ड मैक्सिमा। मैं तो ये पूछ सकता हूं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा एंड सिक्स्थ मैक्सिमा। तो तुम दोनों का y1 y2 निकाल के माइनस कर दोगे। लेकिन मैं तो ये नहीं पूछ सकता व्हाट इज फ्रिंज विड्थ, क्योंकि फ्रिंज विड्थ डिफाइंड ही नहीं है। फ्रिंज विड्थ डिफाइंड कब होता है? जब इक्वी डिस्टेंट होता है। यहां तो हर एक का डिस्टेंस अलग अलग है, समझ रहे हो ना? तो यहां पे तुमको 8 फ्रिंज ही तुमको 90 डिग्री पे लेके चला जा रहा है। तो यहां तुम्हारा फ्रिंज पैटर्न हाइपरबोला दिखता बड़ा बड़ा।